बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। खुशकिस्मती से आज मेरे पास कुछ मुस्बत मौज़ूआत हैं जिन पर डिटेल्ड गुफ्तगू होगी। आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, उन ममालिक के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बिगाड़ कर रख देंगे। ECO इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 13वां सालाना इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी है और इसमें 5 ममालिक के सदूर और 3 रुकन ममालिक के वज़राए आज़म शामिल हैं, शरीक हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज बड़े पॉजिटिव गेस्चर का मुजाहरा किया है और ज़बरदस्त बयानात भी दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको सुनवाएंगे। और बराहमदाग बुगटी के रेड वारंट्स जारी करने पर तवज्जो दी गई है FIA की जानिब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, और इंटरपोल को ये कहा गया है कि आप बराहमदाग बुगटी के वारंट्स जारी करें। बराहमदाग बुगटी पाकिस्तान को चाहिए, दरकार हैं। जो लोग बाहर बैठ कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, बलूचिस्तान में अपनी बागी तंजीमें चला रहे हैं और पाकिस्तानियों को गुमराह करने में सरगर्म हैं, अब उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी अहम खबरें हैं। आज लाहौर में क्या मेला सजा रहा, शायकीन की बड़ी तादाद बैंकों के बाहर मौजूद थी, सड़कों पर मौजूद थी और पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग लाहौर में आज तशरीफ़ फरमा थे टिकटों के हसूल के लिए। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप ने आज कांग्रेस से पहली मरतबा ख़ताब किया है और अपने ख़ताब में उसने कहा कि हम कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं। तमाम अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका फ़ीडबैक जो आप कमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उसको भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आज ECO में क्या सूरत हाल थी, ECO के इजलास में आज क्या अहम पेशरफ्त हुई, हम इस पर डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं कि 1985 में पाकिस्तान, ईरान और टर्की के जो हेड्स थे, जो इनके वज़ीर आज़म और सदूर थे, उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेशन बनाई जिसका नाम था इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मकसद ये था कि ख़ित्ते में इकनॉमिकली बेहतर तब्दीलियाँ किस तरह से लाई जाएंगी, कि ऐसी प्लानिंग्स की जाएंगी, ऐसे ट्रेड रूट्स बनाए जाएंगे और आपस में कोई ट्रेड मुआहदे भी किए जाएंगे। तो आज उसका इजलास जारी था। 5 साल बाद पाकिस्तान को 5 साल बाद इसका 13वां इजलास हुआ। पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो उसे होस्ट करे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल जो गुज़िश्ता हफ्तों में थी, गुज़िश्ता दिनों में थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वेलकम किया तमाम अहम ममालिक को, जो 10 इसके मेंबर स्टेट्स थे, एक पाकिस्तान और 9 दीगर, कि वो पाकिस्तान में आएँ और इस इजलास का हिस्सा बने। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से नहीं आए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, मगर उनके जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उमर ज़खिलवाल, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जिन 76 लोगों की लिस्ट आपने पाकिस्तान को फराहम की वो अफ़गान गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज़ में नहीं, बल्कि वो शायद अफ़गान तालिबान ने जिन इलाकों पर अपना कंट्रोल रखा हुआ है शायद उनके पास हो। तो उस सफ़ीर ने आज इसमें शिरकत इख्तियार की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि CPEC से जनूबी और वस्ती एशिया का खित्ता मुंसलिक होगा। इस सारे खित्ते में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए ये इकनॉमिक कॉरिडोर और ये जो आज इजलास हुआ, ये तमाम ममालिक अपना अहम किरदार हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ECO फोरम हकीकी तरक्की का ख्वाब पूरा करने की सलाहियत रखता है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इक्तसादी तरक्की नामुकम्मल है और उन्होंने ये इस बात को बावर करवाने की कोशिश की कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ट्रांसपोर्ट के रूट्स चाहिए। आज 13वां इजलास पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और इसमें अहम 5 ममालिक के सदूर और 3 ममालिक के वज़राए आज़म ने इसमें अपनी शिरकत इख्तियार की। और ये उन लोगों के मुँह पे बिलखुसूस तमाचा है जो कहते थे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे। इस तंजीम के हवाले से कुछ अहम नुक्तों पर आज गौर करते हैं। ये सबसे पहले तो इसमें बात हुई आज अफ़गानिस्तान के हवाले से। जितने इसमें अहम हेड्स ऑफ स्टेट्स इसमें मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए, ख़ित्ते में खुशहाली के लिए, ख़ित्ते में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगा। और इस तंजीम का 12वां सरवा इजलास आज़रबाईजान के शहर बाको में 2012 में हुआ था और 13वीं सरबराह इजलास का मौजू इलाकाई खुशहाली के लिए राब्ते, जो आज पाकिस्तान में जारी था। और इसमें मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने और मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए हैं और पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ कि आज उसकी सरबराही भी करे। इसमें चाइना एज अ गेस्ट
इनवाइटेड था। गेस्ट के तौर पर चाइना को हमने इनवाइट किया गया स्पेशल गेस्ट के तौर पे कि इसके ECO के जो कनेक्टिविटी है इन तमाम 10 ममालिक के माबैन जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं और जो कनेक्टिविटी है उसे मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये खुश आइंद बात थी, अच्छा कदम था जो तंजीम 1985 में बनाई गई, उसके इजलास जारी हैं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल थे दहशत गर्दी, मगर उसके अलावा हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं। अब बात करते हैं बराहमदाग भुट्टी के जो रेड वारंट्स जारी करने पर ज़ोर दिया गया, और आपने देखा टेलीविज़न पर बराहमदाग भुट्टी से आप वाकिफ़ हैं। थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करने की अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। बराहमदाग भुट्टी और शेर मोहम्मद पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में किस तरह से दहशतगर्द एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। आप सब जानते हैं कि नवाब अकबर भुट्टी जो गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे और मिनिस्टर भी रहे बलूचिस्तान में, उनका बड़ा असर व रसूख था बलूचिस्तान में। ये उनके पोते हैं, उनके 2 पोते हैं, एक बराहमदाग भुट्टी और दूसरे शाहजैन भुट्टी। और जो बराहमदाग भुट्टी हैं उन्होंने रेबिलियन इख्तियार कर ली। अब 2006 में नवाब अकबर भुट्टी को मारा गया। हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ और जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान में सोवरेनिटी में, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए ये ख़तरा है, और जितनी तंजीमें बलूचिस्तान में सरगर्म हैं उनको अब कंट्रोल करना होगा। उसके बाद ये साथ ही जब नवाब अकबर भुट्टी की हलाकत हुई तो उसके बाद ये इंडिया के ज़रिए तशरीफ़ ले गए, और फिर ये स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में चले गए। वहाँ से बैठ कर ये पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्द एक्टिविटीज़ को हवा देते रहे, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी देखा। और गुज़िश्ता दिनों जो फेसबुक पर और बिलखसूस ट्विटर पर जो वीडियो पैगाम चलते रहे, उसमें इस शख्स ने यह कहा कि पाकिस्तानी बलोचियों पर जुल्म करते हैं और कोई भी बलोची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता बल्कि इंडिया में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में बहुत सी आज़ादी पसंद तंजीमें, बहुत सी बागी तंजीमें, बहुत सी गद्दार तंजीमें हम कहेंगे जो सरगर्म हैं, जिसको हवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दे रही है। BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन तंजीमों में से बड़े नाम है। एक डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच और एक जो दूसरे को कंट्रोल किया है वो बराहमदाग भुट्टी ने किया है। और पाकिस्तानी स्टेट का ये कहना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये बाहर बैठकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, तो इनके रेड वारंट्स जारी किए जाएँ और इनको पाकिस्तान में लाया जाए, इनको सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ ये बात भी काबिल गौर है कि बलूचिस्तान के हालात अब पहले की तरह नहीं। अब बलूचिस्तान जो बलोची हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडे भी बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। बल्कि ऐसे बराहमदाग भुट्टी जैसे लोग अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर लोगों को ख़रीदते हैं, मुकामी लोगों को ख़रीदते हैं, उनको झंडे और प्ले कार्ड्स थमाते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनको चंद पैसों के इवेंट्स, डॉलरों के इवेंट्स या पाउंड्स के इवेंट उनको ख़रीदा जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये नारेबाजी करें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इंटरपोल को पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। FIA इस पे जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो इस पर सरगर्म है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी अब इस पर सख्त एक्शन लिया है। तो इस तरह के शेर मोहम्मद और बराहमदाग भुट्टी जैसे गद्दारों को अब गिरफ्तार करना पड़ेगा और इनको इबरत का निशान भी बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग की आप नशरियात उर्दू पॉइंट पर देख रहे हैं शारजा स्टेडियम से, और पाकिस्तान में क्या हालात हैं। 5 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसका फाइनल सजेगा और पाकिस्तानी पुरजोश हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग आज यहाँ पर लाहौर में मौजूद थे, टिकट्स लेने के लिए मौजूद थे, अपने अपने टिकट लोग हासिल करना चाहते थे, मगर बहुत सी लंबी कतारें उन्हें लगानी पड़ी, आज उन्हें टिकट नहीं मिल सका। सबसे पहले तो बात करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में एक और बात आजकल आप सुन रहे हैं कि उसका नाम तब्दील करके अब्दुस सत्तार ईदी स्टेडियम से मंसूब करने पर भी गौर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और इंतज़ामिया की जानिब से। तो सबसे पहले इंजीनियर नसीरुद्दीन खान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम को डिज़ाइन किया था और मियाँ अब्दुल खालिक और कंपनी ने इसे 1959 में तामीर किया था और 1996 के वर्ल्ड कप के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेनोवेट किया गया था। इसका नाम पहले लाहौर स्टेडियम था, मगर 1974 में 1974 में इसको लीबिया के जो उस वक्त के लीडर थे मोहम्मद कज़ाफ़ी, उनको ऑनर देने के लिए उस नाम से
लाहौर स्टेडियम को कज़ाफ़ी स्टेडियम से मंसूब कर दिया गया जब उन्होंने अपने OIC के एक इजलास में उन्होंने तकरीर की और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखने का मुकम्मल हक रखता है, मुकम्मल इख्तियार रखता है, तो लाहौर स्टेडियम का नाम तब्दील करके मोअम्मर कज़ाफ़ी स्टेडियम रख दिया गया। उसके बाद इस पर 2011 में भी बहस होती रही, मुख्तलिफ अदवार में इस पर बहस हुई कि इसका नाम दोबारा से तब्दील किया जाए, लाहौर स्टेडियम रखा जाए। मोहम्मद कज़ाफ़ी ऐसी शख्सियत नहीं कि जिनके नाम से इतने बड़े स्टेडियम को आप मंसूब कर दें। इसको 95 और 96 में दादा नैयर अली ने मुग़ल स्टाइल में कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेनोवेट किया था। और अब ख़बर ये है जो ज़राए से मौसूल हो रही है, और एक क्रिकेटर ने भी टेलीविज़न पर बैठकर इस पर गुफ्तगू की कि शायद 5 मार्च को जो फ़ाइनल खेला जाएगा उस दिन इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम से तब्दील करके अब्दुस सत्तार ईदी स्टेडियम रख दिया जाएगा। ये भी एक खुशाइंद ख़बर है। इसको गिरफ़्तार करना भी वक्त की ज़रूरत है, और ECO का जो इजलास जारी है उससे जो अपडेट आएगी उस पर भी आपकी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वो जो वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं और पाकिस्तान का रोशन चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। अब बात करते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले ख़िताब में नफ़रत पर मबनी जराइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन और उसके बाद जो दुनिया को गेस्चर दिया, इस्लामी ममालिक पर पाबंदियाँ आयद करना थी और कहा कि हम मैक्सिको के दरमियान ये दीवार खड़ी कर देंगे, हम ये फ़लाँ मुसलमान मुल्क जो ख़ुद दहशत गर्दी की नज़र हैं, जो ख़ुद दहशत गर्दी से टूट चुके हैं, उनके लोगों को यहाँ पर नहीं आने देंगे। मगर जजेस ने उनके ये स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद वो कहते रहे कि जजेस ज़िम्मेदार होंगे, अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो जजेस इसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने कांग्रेस से अपने पहले ख़िताब में ये कहा है कि हम नफ़रत की सियासत नहीं चाहते, अमेरिका एक अमन पसंद मुल्क है और हम दुनिया में अमन के ख़्वाहां हैं। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक अपनी सीटों पर ही डेमोक्रेटिक जो हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मिल के अमेरिका को एक मजबूत मईशत दोबारा से मेक अमेरिका ग्रेट जो उनका एक स्लोगन था जिसकी वो बात करते थे, हम उसको बनाएंगे और इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाए थे। और एक और मैं आज ख़बर शामिल करना चाह रहा हूँ आपके साथ, एक अमेरिकी रिपोर्ट शामिल करनी है, मगर उससे पहले जो पश्तूनों का मसला चल रहा था पंजाब में, उस हवाले से थोड़ी बात करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। हमने इस पर बाकायदा प्रोग्राम्स किए, एक नहीं दो नहीं 3-4 इस पर प्रोग्राम किए, लोगों का फ़ीडबैक भी आया, लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। और इस पर एक टेलीविज़न टॉक शो में बैठकर असफंद यार वली जो कि सदर अवामी नेशनल पार्टी हैं, जिन्होंने पहले इस पर थोड़े सख्त बयानात भी दिए थे, उन्होंने ये कहा कि हमें पंजाबियों से कोई गिला नहीं, पंजाब की हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और आप सब ने देखा जो पख्तून भाई इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपके साथ पंजाबी मीडिया, पंजाबी सहाफ़ी, पंजाबी लोग, असातिज़ा, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी, जितने लोग थे, अगर कोई इस तरह का मामला पेश आया, कोई गलत फहमी आई तो वो आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए। इसमें गालियाँ देने की बात नहीं, इसमें नफ़रत करने की बात नहीं, मगर अगर बलोची, पंजाबी, सिंधी और जितने लोग हैं, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो लिबरल और जो मजहबी लोग हैं वो भी जब मिलकर पाकिस्तान के पहिया चलाने में अपना किरदार अदा करेंगे तब ही एक रोशन पाकिस्तान हम देख सकेंगे। ये सियासी नारों से तो मुमकिन नहीं। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा बयान दिया कि मैं खुश हूँ पंजाबियों के ख़यालात से, और मैं चाहता हूँ कि पंजाबी इसी तरह हमारी सपोर्ट करते हैं और पश्तून पंजाबी मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। उस प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कहा था मैं अफ़गान हूँ से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कोई अफ़गानिस्तान जो आज का मौजूदा अफ़गानिस्तान है मैं उसकी हमायत में बात कर रहा हूँ जिसके साथ हम आजकल हमारे हालात कुशीदा हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरी एक कास्ट है, ये तो मेरे अबाओ अजदाद अफ़गान थे, तो मैंने कह दी जिस तरह लोग यहाँ कहते हैं कि हम अराई हैं, हम जट हैं, हम ये, तो इस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। एक जो रिपोर्ट मैंने कहा था आपके साथ शेयर करेंगे, वो रिपोर्ट कुछ इस तरह से थी कि अमेरिका के एक तहकीकाती अदारे ने बताया है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे मकबूल और सबसे वसी मज़हब बन जाएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद होगी और 33 बरस में ये क्रिश्चियनिटी को और हिंदुज़म को ये पीछे छोड़ जाएगा। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद में वाज़ेह बढ़तरी आई है यूरोपियन ममालिक में, अमरीकी ममालिक में, एशियन ममालिक में, यूरेशिया में, जो ममालिक एशिया और यूरोप का हिस्सा हैं उन ममालिक में, उर्दू बोलने वालों में, अंग्रेज़ी बोलने वालों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों में, फ़्रेंच बोलने वालों में इस्लाम का रुझान बढ़ता जा रहा है। और इसे अमरीकी तहकीकाती अदारे ने इस बात को सेकंड किया और कहा कि 2050 तक जिस तेज़ी के साथ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो उम्मीद है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा। इसी एंडिंग नोट के साथ रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।